हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं और ऑलरेडी हेडिंग दिया गया है, दिख रहा ही होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लास्ट क्लासेस में हम क्या पढ़े थे? क्लास 10 फिजिक्स में हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या है। वहाँ पे हमने जाना डिफरेंट जो भी मीडियम्स होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, उनको कैसे हम डेंसर मीडियम या रेयरर मीडियम में डिवाइड करते हैं। ओके, तो आज उसी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट लॉज हैं, हमें उन दोनों लॉ को जानना है। क्या हमें याद है कि हम रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी कुछ लॉ पढ़े थे? टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो कुछ ऐसा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसा कुछ था। I इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, और साथ ही साथ एक दूसरा लॉ था, दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। ये जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं, है कि नहीं? हमने ऐसा दूसरा लॉ पढ़ा, रिफ्लेक्शन का लॉ। तो वो दो ठो लॉ थे रिफ्लेक्शन के, एक I इक्वल टू आर और दूसरा था ये तीनों जो रेज हैं एक ही प्लेन में रहेंगे। और हमने ये देखा कि यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर, वेदर इट इज़ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कुछ बातें तो लास्ट क्लास में देखे हैं। आज हमें देखना है कि उसी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, वो दो ठो लॉ यहाँ पे भी हैं, हमें उन दोनों लॉ को देखना है। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला लॉ, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है इंसिडेंट रे, लिखेंगे बच्चों इसको, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे था, इट इज रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane, lie on the same plane। जो वहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसा ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। हमें सीक्वेंस चेंज नहीं करना है बच्चों। ये फर्स्ट लॉ है, इसको हम सेकंड में नहीं लिख सकते, सेकंड को फर्स्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होगा, लास्ट क्लास में बताया गया था, जैसे अगर मीडियम चेंज होता है, ठीक है ना, मीडियम चेंज होता है, ये सपोज इंसिडेंट रे है, ओके, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ पे सपोज इस तरह से पाथ चेंज हो गया, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, समझ में आया? पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं यहाँ पे सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको लिखूँ उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है जब ये वीडियोस कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे तो उन्हें ऑलरेडी मालूम होगा मैथमेटिक्स का ये वाला टॉपिक, पर हो सकता है कि मैथमेटिक्स में ये वाला टॉपिक नहीं भी पढ़े होंगे तब तक। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा तो नहीं है, जितना हमारे लिए यहाँ रिक्वायर्ड होगा उतना ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उसको हम यूज़ करके सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बता पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिगोनोमेट्री। पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, ये है क्लास 10 मैथमेटिक्स में ये होता है। जो पढ़े हो उनको मालूम ही होगा, जिनको नहीं पता वो यहाँ पे समझने के लिए ट्राई करेंगे बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री, मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस उतना ही बताऊँगा जितना हमारे इस टॉपिक के लिए, दैट इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल।
ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, बी पे है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो हम इस AC को क्या बोलेंगे, दैट इज द हाईएस्ट लेंथ वाला जो साइड होगा, द साइड जस्ट फ्रंट ऑफ दैट 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस बच्चों। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये मालूम होगा सभी को, हाइपोटेनस। चलो स्मॉल h इसका नोटेशन ले लिए, स्मॉल h, हाइपोटेनस, द साइड जस्ट फ्रंट ऑफ दैट 90 डिग्री, हाइपोटेनस। देन सी दिस, अगर मैं इन दोनों एंगल में से A या C में से किसी एक एंगल को कंसिडर करूं, सपोज इस एंगल को मैंने कंसिडर किया, तो मैंने इसको लिखा थीटा, दिस इज द सिंबल थीटा। थीटा हम किसके लिए यूज करते हैं? किसी एंगल के लिए बच्चों, एंगल के लिए हम थीटा सिंबल यूज करते हैं। तो सपोज मैंने इस एंगल को कंसिडर किया थीटा, तो अब ये वाला साइड इस एंगल को और 90 डिग्री को जो साइड जोड़ रहा है यहाँ पे, उस साइड को हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस, स्मॉल b उसका नोटेशन। अब रिमेनिंग जो साइड रहा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है, स्मॉल p। ओके, तो अगर मैं थीटा इसको कंसिडर करता ए एंगल को, तो ये बन जाता AB बन जाता बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, तो हम किसको थीटा ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है बेस कौन सा बनेगा, परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा। तो हम इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड को नोटेशन लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन, SINE, साइन। सिंबलिकली SINE नहीं लिखते, हम लिखते हैं SIN। क्या लिखते हैं? SIN। हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन इंटू थीटा नहीं है बच्चों, ये एक टर्म है साइन थीटा। ओके, इसको हम डिफाइन करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये, एक 6 रेशियोज होते हैं। हम यहाँ पे इसी को ही डिफाइन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं बच्चों। साइन ऑफ सम एंगल, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में क्या होगा? वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। समझ में आया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये बस डेफिनेशन है साइन थीटा का। ऐसा नहीं है कि बस राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसी के लिए ही बस साइन थीटा और डिफरेंट रेशियोज हमें मिलता है, ऐसा नहीं है। साइन थीटा किसी भी एंगल के लिए हो सकता है, डिफरेंट एंगल के वैल्यू के लिए। सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है या 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, कुछ भी एंगल का वैल्यू हो सकता है थीटा का, तो हम साइन ऑफ दैट एंगल हमें मिलता है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलता है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में मैथमेटिक्स में इसके बारे में है, टॉपिक है पूरा, कि साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, ये मैथमेटिक्स में है, ट्रिगोनोमेट्री में। यहाँ पे बस जस्ट एक नॉलेज हमें चाहिए कि साइन थीटा हम किसको बोलते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। साइन ऑफ सम एंगल, इस तरह से ये मिलता है हमें टर्म। ओके, सो से दिस, अगर यहाँ पे हम समझ गए हैं साइन थीटा के बारे में, और भी रेशियो होते हैं बच्चों, 6 रेशियोज होते हैं। हमें यहाँ पे हर एक रेशियो नहीं जानना है, वो तो मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ही। साइन थीटा को बस यहाँ पे बताना था। तो अब हम स्टेटमेंट दे सकते हैं जो सेकेंड लॉ का है। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो, the ratio of sine of angle of incidence, sine of angle of incidence and sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is कांस्टेंट। लिखेंगे बच्चों पहले, फिर अच्छे से समझेंगे इसको। इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों। ओके, लिख लिए हैं, समझेंगे इसको सेकेंड लॉ को। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बच्चों, सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है, ठीक है, ये कोई भी एक तो मीडियम है, चलो इसको मान लेते हैं एयर मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, चलो मान लेते हैं ग्लास मीडियम है, 2 मीडियम है। यहाँ से ऐसे रे चला,
इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नॉर्मल। एयर टू ग्लास, कैसे मीडियम चेंज हो रहा है, रेयरर टू डेंसर, तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया है कि नहीं, ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम साइन ऑफ आई निकालें डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर अगर करें, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ये एक ही वैल्यू रहता है, पर किसके लिए, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर एयर टू ग्लास लाइट जा रहा है, मीडियम का पेयर चेंज नहीं करना है, एयर टू ग्लास, हम ग्लास टू एयर भी करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ग्लास टू एयर भी नहीं कर सकते, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास अगर है तो साइन आई बाय साइन आर जब निकालते जाएंगे, रे ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कई सारे इंसिडेंट रे हो सकते हैं और सभी के लिए रेस्पेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो हर पेयर को लेना है, आई और आर का पेयर, और साइन आई बाय साइन आर जब करेंगे हमें एक ही वैल्यू मिलेगा, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब अगर ग्लास टू एयर आए तो अब वो रेशियो चेंज होगा। सपोज दूसरा मीडियम है, एयर टू वाटर सपोज गया, अब वो पेयर चेंज हो गया, है कि नहीं, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इसको हमें ठीक से यहाँ पे माइंड में रखना होगा, पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम ये अगर फिक्स्ड है तो साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमें बहुत अच्छे से इस बात को भी जानना होगा, ये जो सेकेंड लॉ है इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द साइंटिस्ट गिवन दिस लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं बच्चों। किसको स्नेल्स लॉ कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये वाला जो लॉ है स्नेल्स लॉ, समझ में आया? स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने कहा स्नेल्स लॉ, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों ये पूरा। अब स्नेल ने अपना लॉ दिया, क्या उन्होंने कुछ प्रूफ किया, कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका? नहीं, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। स्नेल ने अपने ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से इसको देखा और अपना लॉ बनाया, कैसा हो रहा है प्रैक्टिकली, ये फैक्ट है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और उन्होंने देखा। उन्होंने क्या देखा? साइन आई बाय साइन आर बस एक कांस्टेंट है, इतना बोल के छोड़ने से नहीं होगा। उन्होंने ये भी देखा, ये जो साइन आई बाय साइन आर है ये इक्वल दिख रहा है किसके साथ? ये इक्वल दिख रहा है n21 के साथ। किसके साथ? n21। ये n21 क्या है? क्या हम पढ़े हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ वही है। ये सपोज ये मीडियम 1 है, जिसको हम एयर बोल रहे हैं, ये मीडियम 1 है और ग्लास मीडियम 2 है। तो अगर एयर टू ग्लास जा रहा है, एयर टू ग्लास, तो n21 के साथ ये रेशियो सेम होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको हम कुछ ऐसे पढ़े थे, n2 बाय n1 और v1 बाय v2, ऐसे भी तो पढ़े थे ना, इसको पढ़े थे कि नहीं? याद है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहला वाला जो वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 फिजिक्स में है, वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तभी समझ में आएगा। ओके, तो उन्होंने ये तो ऑब्जर्व किया कि साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, ये जो रेशियो है, ये जो कांस्टेंट मिल रहा है, वो किसके साथ इक्वल हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, n21 हमने इसको लिखा। और हमने ये भी प्रूव किया था, n21 इज नथिंग बट n2 बाय n1, absolute refractive index of second medium, and n1 is the absolute refractive index of first medium, जो कि होता है v1 by v2। speed of light in first medium, v2 is the speed of light in second medium। ये भी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से देखा,
ठीक है, तो इस तरह से दिया गया स्नेल्स लॉ। तो क्या इतने में ये खत्म होगा? नहीं बच्चों, हम इसको बहुत अच्छे से अब एक यूज़ करेंगे इसका। क्या हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब मीडियम चेंज होता है डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर, तो किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग किस तरह से होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कुछ इस तरह से डिस्कस किए थे कि लाइट जब डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल करे, कैसे जाए? डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा, जो बेंडिंग होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। और जब रेयरर टू डेंसर आए तो हमने ये भी डिस्कस किया कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। हमने तो बस उसको कह दिया ऐसा होता है। अब ट्राई करते हैं, ये जो स्नेल्स लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको यूज़ करके हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली फील कराते हैं कि क्यों बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो मैं यहाँ पे चलो एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ स्नेल्स लॉ को। हमें जो मिला साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, हमें क्या मिला? n2 इसको हम लिखते हैं n2 बाय n1, और इसको क्या लिखते हैं? v1 बाय v2। स्नेल्स लॉ में कुछ इस तरह से मिला अभी तक, है कि नहीं? साइन आई बाय साइन आर कॉन्स्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और वो n21 के साथ इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और n2 बाय n1 और v1 बाय v2। ये स्नेल्स लॉ मिला। अच्छा, देखो बच्चों, अगर लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाए, सी दिस, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। चलो लाइट ऐसे आया, ठीक है, ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। दिस इज द नॉर्मल, है कि नहीं? ये इंसिडेंट रे है, ये बच्चों नॉर्मल है। अब लाइट को क्या होना है? रेयरर मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, इस तरह से बेंड होगा। ऐसे सीधा जाना चाहिए था पर नहीं, ऐसे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रहा है। हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, इसमें लाइट का स्पीड सपोज v1 है, इसमें लाइट का स्पीड सपोज v2 है, तो बताओ v1 ग्रेटर होगा कि v2 ग्रेटर होगा? ये डेंसर, ये रेयरर, कौन सा ग्रेटर होगा? v2 ग्रेटर होगा। रेयरर हम उसी को तो बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा हो। ओके, तो वैसी बात है यहाँ पे, v2 ग्रेटर देन v1। कौन ग्रेटर हुआ? v2 ग्रेटर देन v1। और चलो इसको ऐसे लिखते हैं, बेटर होगा हमारे लिए, v1 इज लेस देन v2। एक ही बात है, v1 लेस देन v2। अच्छा, अगर हम यहाँ पे v1 बाय v2 करें तो ये लेस देन 1 होगा, इसको इधर ले आए सीधे, v1 लेस देन v2, देख रहे हैं, v1 लेस देन v2, v2 को इधर ले आए, डिवाइड कर दिए, v1 बाय v2 इज लेस देन 1 हो गया। दैट इम्प्लाइज v1 बाय v2 अगर लेस देन 1 है तो इसको अप्लाई कर दो, है कि नहीं? v1 बाय v2 लेस देन 1 है तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं सीधे, ये जो इसके साथ इक्वल हो गया ना, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली साइन आई बाय साइन आर इज लेस देन 1, है कि नहीं? v1 बाय v2 साइन आई बाय साइन आर के साथ इक्वल है, तो साइन आई बाय साइन आर इज लेस देन 1। ओके, तो हम यहाँ पे क्या मिला हमें? साइन आई बाय साइन आर जो है वो लेस देन 1 है बच्चों। अब देखो, दैट इम्प्लाइज अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज लेस देन साइन आर, होगा कि नहीं? साइन आई इज लेस देन साइन आर, इसको इधर लेके गए सिंपली। दैट इम्प्लाइज अगर साइन आई लेस देन साइन आर है देन आई लेस देन आर होगा। ओके, साइन ऑफ आई अगर लेस देन साइन ऑफ आर है तो ये वाला एंगल, आई वाला एंगल ऑब्वियसली लेस देन आर होगा। तो यहाँ पे आई और आर के बीच में हमें एक कंपैरिजन मिला, आर को ही ग्रेटर होना होगा। और आर ग्रेटर कब होगा? सीधीस, ये आई है ना, ये आई है, आर कब ग्रेटर होगा? आर तभी ग्रेटर होगा जब वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। अगर ऐसे सीधा सीधा जाए तो दोनों सेम हो जाएगा, वो नहीं मिला हमें। आई ग्रेटर नहीं हो सकता, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है तो आई ग्रेटर होता है, आर को ग्रेटर होना पड़ेगा, तो क्या होना होगा यहाँ पे? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल का। समझ में आ रहा है? अब एक काम करते हैं, रेयरर टू डेंसर,
ठीक है, उसी तरह से रेयरर टू डेंसर लाइट को लेके जाते हैं और सेम इसी तरह से दिखाते हैं। क्या क्या होगा देखो, अगर लाइट कैसे जाए, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चले। देखो लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट रे, व्हाट इज दिस, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। सी दिस, हमें ये मिलता है कि इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर रेयरर टू डेंसर तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आई है, ये आर है, इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये रेयरर है, इसमें स्पीड v1, अगर ये डेंसर है, इसमें स्पीड v2, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, v1 इज ग्रेटर देन v2, ऐसा होगा। ये रेयरर है ना, ये डेंसर, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो बच्चों देखो v1 बाय v2 करेंगे तो ग्रेटर देन 1, अभी जो किए उसी तरह से v2 इधर ले आए, v1 बाय v2 ग्रेटर देन 1, तो उसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आई बाय साइन आर हो जाएगा ग्रेटर देन 1, है कि नहीं। दैट इम्प्लाइज साइन आई जो है ये साइन आर से ग्रेटर होगा, आई ग्रेटर देन आर होगा कि नहीं, आई ग्रेटर देन आर। तो आई ग्रेटर देन आर कब होगा, अगर रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से आर ग्रेटर, टुवर्ड्स द नॉर्मल से आई ग्रेटर, दिख रहा है आई को ग्रेटर होना होगा। तो स्नेल्स लॉ और ये वाला जो प्रोसेस है रेयरर डेंसर मीडियम में कैसे बेंडिंग होता है, ऐसे दोनों को जोड़ के हम एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन एक्सप्लेन दिस बेंडिंग लाइक दिस। समझ में आया? तो बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ। अभी हमारा टॉपिक आगे आने वाला है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन, लेंस के बारे में एटसेट्रा एटसेट्रा आएगा, बहुत कुछ आएगा। पर ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब बेस बनाते हैं, ये सब अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा आगे का टॉपिक, ठीक है। सो ऑल अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको पढ़ेंगे समझेंगे ठीक से। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर और बाकी बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।